ओके। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांतो एजुकेशन। सिद्धांतो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारा ये सेकंड यूट्यूब वीडियो है गवर्नमेंट स्कीम्स का। आपके सामने प्रधानमंत्री विकसित जी राम जी स्कीम, जिसको मनरेगा नाम अब हटा के चेंज किया गया है, उस स्कीम को पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप कि इस स्कीम में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते कैसे हैं। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। पहली चीज, अब ये इंपॉर्टेंट स्कीम आपको क्यों पढ़नी चाहिए या ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो स्कीम है हमेशा आपको पूछी इसलिए जाती है क्योंकि अपग्रेडेशन हुआ है, ट्रेंड में चल रही है, आपकी एग्जामिनेशन लाइन अप है इसीलिए। और आपका ये काम होता है भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हर चीज की आप जानकारी अपने तक रखें, तो एग्जाम के अलावा आप अपडेट रहते हैं। चलिए तो सीधा शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर लीजिए। और हाँ, मैंने लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की। इस चैनल की इस पे पीडीएफ्स आएंगी, अपडेट्स आएंगी, न्यूज के विजेस आएंगे, तो प्लीज ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कोई भी स्कीम किस तरीके से होती है, क्यों लाया गया। देखो, बैकग्राउंड क्या है स्कीम का, एकदम से जज्बात और वक्त बदल दिया गया, मतलब नाम चेंज कर दिया गया। क्या बोलना चाहता हूं मैं ये बोलना चाहता हूं इस स्कीम को चेंज क्यों किया गया, कब किया गया, ये जानने से पहले इस स्कीम के बारे का पूरा जो नाम है, पहला था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट, जिसे हम क्या कहते थे, मनरेगा। क्लियर, जिसे हम कहते थे मनरेगा। अब 2005 के बाद आप देख सकते हो 2025 में यहाँ पर सेम चीज कर दी गई है, वक्त बदल दिए गए हैं और जज्बात बदल दिया गया। कुछ तो नया हुआ है सेम स्कीम में, जिसे अब हम कहने लगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, अब वीबीजी राम जी हम इस स्कीम को कहते हैं, राइट सर। अब पहले 2005 ये हमको पता हो गया, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये भी हमें पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं क्या इसमें प्रावधान, क्या नई चीजें की गई है, सीजनल पॉज जैसे कंसेप्ट को लाया गया है, तो ये क्या है, बस आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो और इस लेक्चर में आप कंसेप्ट पूरे क्लियर कर लोगे। आगे आगे बढ़ते हैं। पहली चीज हमने कवर कर ली, तो स्टेप बाय स्टेप की ऑब्जेक्टिव पढ़ो। कभी भी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स को हम पढ़ते हैं, जैसे मुद्रा योजना, एमएसएमई सेक्टर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को एनहांस कराने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत देश में लाई गई है। वैसे ही इस स्कीम के क्या कीज एंड ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपको याद होना जरूरी है। भाई ये स्कीम आई क्यों है, लाई क्यों गई है, किन लोगों के लिए लाई है, ये तो जरूर पता होना। इसी के साथ साथ इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर रूरल एरियाज, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जीवन को सिक्योरिटी देना, अच्छे से उनका जीवन चलना चाहिए, उनका जीवन रोजगार के कामों से। इस स्कीम का कोर वही है, रोजगार देना। आजीविका मतलब क्या है, हिंदी का शब्द है स्कीम में आजीविका, तो उनकी लाइफ को कैसे हम एनहांस और उनकी लाइफ कैसे अच्छे से चल सके, वो चीज। दूसरी बात, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल रूरल एसेट। समझिए, ये डिजिटल बोर्ड क्या है, मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी और एसेट है, एक एसेट है। वैसे ही इनको हम इस स्कीम के तहत क्या एसेट दे सकते हैं, हम ये एसेट दे सकते हैं कि उनके गांव में रोजगार के माध्यम से स्कूल्स बनाए, वो एक गांव का एसेट होगा। दूसरी चीज होगी कि इस स्कीम पे जब वो काम करने आएंगे तो उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे, वो एक एसेट्स हो गया उनके लिए। तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कब, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, सोशली सामाजिक, सामाजिक लेवल पे हमको समायोजन करना है। मतलब क्या, अगर समाज में हम इन वर्गों को स्पेशली प्रायोरिटी अगर देते हैं, वुमेन कैंडिडेट, एससी और एसटी के, तो इस स्कीम के तहत उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। देखो दोस्त, अगर आप इस वीडियो में सोच रहे हो कि हम फट फट देख ले, डेट कब है, क्या है, कोई चीज, अगर ऐसे माइंडसेट से आ रहे हो तो फिर आप अभी ही वीडियो लेफ्ट कर दो, क्योंकि हम कंसेप्ट बना रहे हैं। यकीन कीजिए और मैं वादा कहता हूं, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, आपके हर कंसेप्ट इस स्कीम के डाउट्स भी क्लियर होंगे और
स्कीम भी अच्छे से समझोगे। इसीलिए सारी बारीकी से हम यहाँ पे बात करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जो लैंडलेस है, जिसके पास जमीन नहीं है, प्रायोरिटी उसे दी जाती है। और प्रायोरिटी किसे दी जा रही है इस स्कीम में? एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट्स को, और स्पेशली उनका सोशल सामाजिक इंक्लूजन, समाज में वो एक लेवल पर आए। आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं सामाजिक लेवल पे हर समाज पिछड़ा हुआ है, तो ये स्कीम उनके लिए है। एंड मदद करते हैं हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज होते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके स्क्रीन के सामने क्या दिख रही है? देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को थोड़ा सा भूल जाइए। अब सबसे पहले हमने यही बोला कि सर इसमें हमने चेंजेस किए तो कुछ ना कुछ तो पहले ऐसी चीज बनी होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज पहले बनी होंगी। मतलब अगर मैं बात करूं जहां पे 3 स्टार दिया हो, तो सबसे पहले मैंने बोला था नरेगा, नेशनल रूरल गारंटी, जो चीज बोली थी वो लॉन्च हुई थी 2005 में। वो चीज हुई थी 2005 में, राइट। तो जब 2005 में ये लॉन्च हुआ था, तो उस समय भी वही मिनिस्ट्री थी जो आज ये मिनिस्ट्री है हैंडल कर रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट कौन करता है? यही मंत्रालय, और इन्हीं के अंडर आता है वो स्कीम। तो आपको पहले तो ये पता होना कि भैया हमारे देश के ग्रामीण मंत्रालय किसके पास है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये व्यक्ति, ये है शिवराज सिंह चौहान, जिसको यहाँ पे भारत के मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये भी दी गई है, ठीक है। डायनेमिकली पढ़ोगे तो कंसेप्ट नहीं बनोगे। उसके बाद पहली जो स्कीम थी, ये विकसित गारंटी योजना आने के पहले, जिसको मैं बोल रहा था नरेगा मनरेगा, तो उसमें 100 दिन का आपको जो अनस्किल्ड होता है, 100 दिन की गारंटी थी कि 100 दिन हम आपको आपके गांव में ही काम देंगे, ग्रामीण इलाकों में काम दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या क्लियर हुई? 100 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा पर रूरल हाउस होल्ड्स, तो ठीक है, ये चीजें आपको दी जाएंगी। अब हम बातें करते हैं अगली चीज, अब हम स्कीम को आगे बढ़ाते हैं। ये होता है डेवलपमेंट किसी स्कीम का। सबसे पहले देखिए, जो नरेगा है, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आया था अगस्त 2025-2005 को, राइट। अगस्त 2025-2005 को ध्यान से देखना, यही से कंसेप्ट और क्वेश्चन बनते हैं। हमने महात्मा गांधी कब लगाया? ठीक है, हमने महात्मा गांधी कब लगाया? अक्टूबर ऑफ 2 2009। तब ये नाम हल्का सा चेंज हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सब चीज यहां तक तो ठीक थी। अब जब 2025 आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था भाई। 2025 में नाम बदल दिया गया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, राइट। नेक्स्ट, वो चीज थी बिल। इस स्कीम को मॉडिफाइड किया गया, तब बिल आया। बिल कहां पर पेश होता है भारत में? जैसे आपको पता है कश्मीर का हमने किया, उसके बाद कोई नई चीज लाते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति मैडम जी की साइन होती है और फाइनली वो पक्का माना जाता है। तो बिल लाया गया कब? दिसंबर 16 2025 को। दिसंबर 16 2025 को, कि भैया हमने ये ऐसा नाम लाया है और इस स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन करे हैं, ठीक है। फिर लोकसभा के स्पीकर है, वो बोलते चलिए बोलिए हाँ कौन इसके पक्ष में है। तो ऑब्वियसली आपको पता है मेजोरिटी में जिसकी सरकार होती है वो यहाँ पे जीत जाता है, उसकी सारी चीजें मंजूर हो जाती है। तो वैसे ही लोकसभा में इसको दिसंबर 18 2005 को पेश किया गया और पास भी हो गया। अब हमारे देश में ये जो स्कीम है, हमारे मैडम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने सिग्नेचर किया, लोकसभा राज्यसभा सब जगह पास हो गया, फाइनली ये बन गया जो आपके सामने थंबनेल में वीडियो लगाया था वही। अब किसी भी स्कीम्स को पढ़ने के लिए या किसी भी स्कीम्स को देखने के लिए सबसे पहले आपकी नोट्स कुछ इस तरीके से बननी चाहिए, मतलब एग्जाम के दिन शॉर्ट में रिवीजन, पहले क्या था अब क्या है और चेंजेस क्या किए गए। डन। देखिए, मैंने बोला सबसे पहले एक स्कीम थी जिसको 2005 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चीज मैंने बोली कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। अगेन रिपीट करता हूँ, स्पॉन्सर मतलब यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं, एक आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आता है स्टेट गवर्नमेंट। एक आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पैसों का कंट्रीब्यूशन होता है, रेशियो में पैसा बढ़ता है।
आगे बात करता हूँ कि इसका पर्पस क्या था। टू प्रोवाइड एटलीस्ट, पहले 100 दिन की बात हम करते थे, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में काम दिया जाता था जो अनस्किल्ड मैनुअली वर्क करते हैं और उनके जीवन को हमको सुधारना था। यहाँ पे स्पेशली एसटी कैटेगरी को 150 दिन का प्रावधान दिया गया था। याद रखिए, एसटी कैटेगरी को कम से कम 100 तो दिन थे, लेकिन उसको 50 दिन और ज्यादा दिए गए। आपको पता है एसटी कैटेगरी मतलब किसी को हम बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे देश में ऐसी अभी भी ट्राइब्स कम्युनिटी है या ऐसे गांव दराज के इलाके हैं जहाँ पे ऐसे लोग अभी भी समाज के सोशल इंक्लूजन में नहीं आए। हमारा एम क्या था? सोशल इंक्लूजन। वैसे ही अगर हम बातें करते हैं कि सर इसमें कितने साल वाले लोग पहले आ सकते हैं, टारगेटेड ग्रुप कौन है इस स्कीम के तहत, तो वो है यहाँ पे 18 साल। मतलब कम से कम आपकी एज होना चाहिए 18 साल। और हम अगर बात करते हैं आगे, तो एम्प्लॉयमेंट आपको कैसे मिलता है? सर आप बात कर रहे हो शुरू से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन आपको ये याद होना कि आपको आपके गांव में 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको ये काम दिए जाते हैं। राइट, इतना क्लियर है डियर स्टूडेंट? ये चीजें मैं समझता हूं कि आप क्लियर हो चुके हैं। आगे क्या बात करती है, अगर आपको इस एक्ट के तहत, इस योजना के तहत आपके गांव में आपको काम नहीं मिलता या कोई असफल होता है ये काम इंप्लीमेंटेशन कराने में, तो आपको यहां पर एम्प्लॉयमेंट 15 दिन के अंदर नहीं मिलता तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, आपको काम नहीं मिला तो भैया सरकार तो कहती है कि उन लोगों के लिए क्या, आपने क्या किया, आप काम नहीं दे सके, 15 दिन अगर काम नहीं मिलता तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का यहां पर क्या मिलता है? अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट, फंड शेयरिंग कैसी होती है? मैं जब स्पॉन्सर स्कीम की बात करता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट 100% यहाँ पे फंड्स तो देती है, लेकिन रेशो कब बनता है? वो बोलती है कि भाई मैं इसमें से मेजोरिटी ऑफ द पैसा आपको दूंगी, लेकिन कुछ प्रतिशत में पैसा आपको भी लगाना पड़ेगा। मान के चलिए वो पैसा तो दे रही है पेमेंट्स का, लेकिन राज्य सरकारों को बोलती है कि अगर तुम्हारे गाँव में तालाब बन रहा है, रोड बन रहा है, तो वहां पे जो घमेल होंगे, घमेला पावड़ा, ठीक है, वो जब होते हैं सारे इक्विपमेंट्स, सीमेंट्स लगेंगी, इन इक्विपमेंट्स का पैसा तुम शेयर करो, मतलब जिसको हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट। डन, ये इतने परसेंटेज में शेयर होता है। और फिर बोलेंगे राज्य सरकारों को कि 75% पैसा मैं जब दे रहा हूं तो आप 25% पैसा खुद से लगाओ। डन, ये चीजें। नेक्स्ट अगर हम बातें करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, तो याद रखो ये जो चीज थी पहले, अभी याद रखो 2025 में द इंडियन गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबीजी रामजी बिल, विच सीक अ रिपेल, किसको हमने रिप्लेस किया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि ये प्रोग्राम जो अभी लाया गया है, पहले था डिमांड बेस्ड एंटाइटलमेंट, अब है ये मिशन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। मतलब क्या? आपको विकसित भारत का जब हम सपना देखते हैं 2000, ठीक है, 47 तक हम अपने भारत देश को विकसित नामों में, विकसित देशों के लाइंस में लाना चाहते हैं। अभी हम क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, उस प्रोसेस पे है, प्रगतिशील मार्ग पे है, प्रगत नहीं हुए। इसलिए वो क्या कह रहा है लाइन में? विकसित भारत का जब आप सपना देखते हैं तो हमारा फोकस ये स्कीम करती है कहां पे? क्रिएटिंग ड्यूरेबल हाई क्वालिटी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया इस स्कीम में। देखिए, आप शहरों में रहते होंगे तो मेट्रोस के काम होते हैं, उसको बोलते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिज बनते हैं गांव शहरों में, उसको बोलते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। गांवों में क्या बोलेंगे? सड़कें बन रही है, स्कूल्स बन रही है, पानी, पानी बचाओ, पानी वाला योजना चल रहा है, वाटर शेड वाले, तो इन कामों में अब तरीके लगाओ, सरकार ने ये चाहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगा, प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक ही बात बताना है, मैंने, सपोज कर लीजिए मैंने आपसे डिमांड की, क्या डिमांड की? कि प्लीज आप मुझे 100 रुपए दीजिए, और आप मेरे बहुत खास और करीबी है, और मेरी डिमांड है कि बस मुझे 100 रुपए दीजिए। डिमांड का मतलब क्या होता है भाई? करना है या नहीं करना है? मैंने बोला 100 रुपए चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे मिशन, क्योंकि एक मिशन के अंतर्गत उन्होंने एक चीज लाई है, सीजनल पॉज। मिशन में क्या होता है? सपोज कर लीजिए हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर प्लान किया अटैक करने का, अब मौसम ही हमारा साथ नहीं दे तो हमारा मिशन पॉज हो सकता है ना। आप यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आए हो,
आपके यहाँ कुछ इंटरप्शन आ गई, कुछ यहाँ पे रुकावट आ गई, आप वीडियो को छोड़ नहीं देते, आप पॉज करते हो, आते हो, फिर से वीडियो देखते हो। ये भी होता है मिशन, यही होता है मिशन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। मतलब आगे और समझाता हूं, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज याद रखी, पहले 100 दिन था, अब कर दिया गया 125 दिन। अच्छा, इन चीजों को हमने यहाँ पर प्रायोरिटीज दी है कि भाई काम तो होंगे, लेकिन कामों की प्रायोरिटी क्या होगी। ऐसा नहीं कि कल चल के उठ के कुछ भी काम आ गया, हमने इस योजना के तहत काम दे दिया, नहीं। प्रायोरिटी वाले काम होंगे, जो चीज मदद होती है, जिस चीज से गांव का विकास होता है, लोगों का विकास होता है, उन्हीं कामों को हम लाएंगे। मतलब वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड, और वर्क डिजाइन टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। चलिए बहुत और आसानी से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो लेक्चर में ये वाला पार्ट मिस कर दिया है, ये वाली वीडियो मिस कर दी है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दी गई है, इस वीडियो को जरूर देखिए। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लाया हूँ। देखिए इस स्कीम में और इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले ये वाला सेक्शन देखो, यहाँ पे 125 दिन याद रख लीजिए, 125 दिन की गारंटी। और पहले क्या थी, पहले 100 दिन, तो अब ये 100 दिन से कटकर हमने कितने किए, 125 दिन। ये चीजें आपको याद हो गई। हाँ, मैं जो प्रायोरिटीज की बात करता हूँ, प्रायोरिटी पे अभी सरकार ने बोला कि पहली प्रायोरिटी कामों की कहां पर होंगी, वाटर सिक्योरिटी पे। देखो कुछ साल पहले क्या होता था कि पानी का लेवल सिर्फ शहरों में डाउन जाना शुरू हुआ था। सोचो कितनी बड़ी यहाँ पे एक चीज हुई कि पानी का लेवल सिर्फ हम बोलते थे कि शहरों में नीचे जा रहा है, लेकिन आज वो चीज और वैसी परिस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी आई है। गांव में भी आप देखो ना, भूजल का लेवल डाउन होते चला है। तो हमको जब काम सरकार करवाई रही है और सरकार बहुत अच्छा सोचती है गवर्नमेंट, तो क्यों ना ऐसे काम हम लोगों के लिए इस तरीके से किए, उन प्रायोरिटी पे करें, ताकि लोगों को काम भी मिले और उस प्रायोरिटी से अपने देश का भी भला हो। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए भी हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो वाटर सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे फोटो में आप मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को फोटो में देखने को क्या मिल रहा है कि भैया कुछ तो बोरवेल्स की बात हो रही है, थोड़ा चेक डैम्स की बात हो रही है, और वाटर स्टोरेज टैंक सिस्टम्स की बात हो रही है। मतलब ऐसे क्रिटिकल वाटर रिलेटेड वर्क जो कम्युनिटी के लिए फायदे के हो। समझ रहे हो, बोरवेल्स ड्रिलिंग करने से क्या होगा, पानी का लेवल और ज्यादा नीचे जाएगा। नेचुरल अगर हम कुएं बनाए तो क्या पानी का लेवल नीचे जाएगा। ऐसे हम डैम्स का काम करें कि पानी, मराठी में एक कहावत है, पानी अड़वा पानी जिरवा, मतलब पानी को रुखाओ, पानी को सींचने दो, पानी अड़वा पानी जिरवा मराठी में है। मतलब ऐसे डैम्स बनाए या ऐसे कैनल्स बनाए गाँव में, जिनके कारण हम तालाबों में पानी स्टोर करके रख सके। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, ऐसे सीजन आए जहाँ पे पानी की कमतरता हो, तो उसी का उपयोग हम करके उसको आगे बढ़ाएं, गांव का विकास होने दे, गांव में कभी इस चीजों की कमी नहीं हो। आगे ये भी बोला है कि वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाओ। डन, तो ये पहली प्रायोरिटी है, वाटर सिक्योरिटी। दूसरा बात उन्होंने क्या कहा है, भैया काम ऐसा हो जिससे रूरल डेवलपमेंट हो, कोर रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, बिल्डिंग द फाउंडेशनल, जो फाउंडेशनल और जरूरत है, नीडेड इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, मार्केट यार्ड होना चाहिए, और एक कम्युनिटी हॉल, मतलब गांव की सभाएं उस जगह हो। बाकी सबका अपना पर्सनल है। गवर्नमेंट ने यही बोला है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, दूसरी प्रायोरिटी होना चाहिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्कूल्स, मार्केट्स बने विलेजेस में, और यहाँ पर रोड बने अच्छे से, और कम्युनिटी हॉल, मतलब ऐसी जगह जहां पर गांव का हर व्यक्ति और हर लोग यहाँ पे सभाएं ले सके। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्रायोरिटीज हमेशा एग्जामिनेशन में पूछते हैं। अगर हाइयर लेवल का एग्जाम होगा तो वहां पे लेवल बढ़ेगा तो ये प्रायोरिटीज आती है, और कभी क्लरिकल लेवल पे जाओ तो पांचवी प्रायोरिटी ऐड करके बोलेंगे कि इनमें से कौन सी नहीं है, राइट। ये चीज होती है। तीसरी प्रायोरिटी है लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे ऐसे एसेट्स बनाओ जो डायरेक्टली सपोर्ट करे लोकल इकोनॉमी, गांव के पैसे जनरेट करने के लिए। देखिए अभी अभी क्या होता था, बहुत जमाने पहले या कुछ सालों पहले ही हमारे गांव में अगर मान के चलिए एक डैम है, तालाब है, तो बाहर के जो पैसे वाले ठेकेदार है, जिनका ताल्लुकात गांव से रहता ही नहीं था, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से रहता ही नहीं था, वो लोग आके वहां पे फिश टैंक बनाना या कुछ और चीजें, और गांव के प्रोडक्ट्स को बाहर सेल करना,
बाहर सेल करते भी हो तो आप गांव के लोगों को रोजगार तो दो। वहां पे लोग कौन बनाओगे आप, वहां पे कौन कैंडिडेट्स को नौकरी दोगे अपने, अगर कोई प्लांट भी सेटअप किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण एरिया के लोगों को भी आप काम देना चाहिए। तो क्या होता था, इससे पैसे इकोनॉमी गांव की नहीं बढ़ती थी। बाहर के लोग आ रहे हैं, मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो आपके गांव में सेटअप तो कर रहा है, लेकिन रोजगार आपके गांव वालों को दे ही रहा है क्या, नहीं दे रहा है। ऐसे ही अगर एग्जांपल ले तो फिश टैंक, फिश पॉन्ड्स, जो मछली के पालने के या मछली प्रोडक्शन के जो पॉन्ड्स होते हैं, वहां पे अगर मान के चलिए सरकार की एक स्कीम है, सरकार ने बोला कि भैया अब आप लोग एक काम करो, ये पॉन्ड बनाओ, पॉन्ड में मछली पालन करो और इसी प्रोडक्ट्स को आप बड़े बड़े मार्केट यार्ड में जाके बेचो। तो देखो, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके तहत उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ दैट फिश को बेचा मार्केट में जाके। फिश प्रोडक्शन से आपकी इकोनॉमी बढ़ी, आपकी गांव की इकोनॉमी बढ़ी, और ऐसे लोग जो है गांव में आके इन सब प्रोडक्ट्स को खरीदना लगेंगे और पैसे की चीजें वो बढ़ेंगी। नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बोला है कि क्लाइमेट रेजिलियंस। देखिए, आपने उत्तराखंड और महाराष्ट्र और जो पहाड़ी एरिया है वहां पे अक्सर देखा होगा कि भूस्खलन, अर्थक्वेक या इन सब चीजों से घर टूटते हैं, गांवों का नुकसान होता है, ठीक है। तो यही चीज बोला है कि अब ऐसे कामों में लोगों को लगाओ जाकि क्लाइमेट रेजिलियंस से भी हम बचे। मतलब यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाए जो कि एक्सट्रीम वेदर को भी झेल सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब उसमें क्या बनाना बोला, उन्होंने बोला है कि साइक्लोन शेल्टर। देखिए, हवा तूफान आता है तो ये जो शेल्टर्स होते हैं ये उड़ जाए, तो उनको ऐसे कामों में लगा। उसके बाद ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री प्लांटिंग, ठीक है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट, ऐसे कुछ स्पीसीज प्लांट्स के लगवाओ गांवों में। क्या काम ये नहीं हो सकता कि प्लांटेशन का कुएं सड़क यही खोदते रहेंगे, नहीं, प्लांटेशन भी करवाना है। उसके बाद फ्लड, मतलब ऐसी चीजें जिससे हम उसको रोक सके, या ऐसी चीजें जिससे नुकसान कम हो, ये सब चीजें। तो आई रिपीट, वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस, ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट जो इस स्कीम में लाई गई है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे गारंटी तो दे ही रहे हैं। अब पैसों का क्या, 125 दिन का आप काम भी दे रहे हो, पैसों का क्या। तो पैसों का ऐसा सिस्टम है यहाँ पर, प्रॉम्प्ट और रेगुलर वेजेस के तौर पे आपकी पेमेंट मिलेगी। मतलब डेली वेजेस भी यहाँ पे होते हैं, जैसे डेली वेजेस भी पेड होते हैं और वीकली भी, विद इन 4 नाइट ऑफ वर्क कंप्लीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज याद रख लो कि पेमेंट ऐसा नहीं है कि महीने के आखिरी में मिलने वाला है, डेली होगा, वीकली होगा, एंड वो जब कंप्लीट होगा उस समय डन। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट लास्टिंग एसेट्स, वर्क इज फोकस ऑन वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड क्रिएशन, डन। ये सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यहाँ पे सीजनल पॉज समझो, एक कंसेप्ट वाला फंडा है। अब आपको यहाँ पे पता है कि जब मैं सीजनल पॉज बोल रहा हूँ तो आपके स्क्रीन के सामने ये चीजें देखने को मिल सकती है। मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट का सिस्टम मैंने बता दिया, पेड होगा, वीकली होगा या लेटेस्ट विद इन 4 नाइट। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि सीजनल पॉज, ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि सीजनल पॉज, तो ये किसानों के लिए और सरकारों के लिए विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन का मतलब यही होता है, आप भी जीते, मैं भी जीता, किसी का नुकसान नहीं हुआ। मतलब क्या, देखिए, जब पहले ये स्कीम थी तब 100 दिन फिक्स थे, 100 दिन काम करना है, नहीं करना है, आपको पेमेंट महीने के आखिरी में मिलेंगी या पूरा महीना कंप्लीट होगा उसके अंदर। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब सीजनल पॉज का कंसेप्ट अभी यहाँ पे लाया है, मतलब क्या किया गया, बैलेंसिंग एग्रीकल्चर एंड लेबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के आईटी फर्म्स के लोग काम करने जाते हैं क्या, नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाई बहन किसान लोग, ये किसान की एक कम्युनिटी है, एग्रीकल्चर जो बैकग्राउंड है उनका, प्रायोरिटी तो भैया एग्रीकल्चर है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना जो भी है ये तो काम आएंगी आएंगी, खेत खलियान अपना वो तो देखेंगे ना। मान के चलिए रबी का सीजन आ गया या फिर कोई दूसरा सीजन आ गया, तो यहाँ पे उन लोगों का काम क्या होता है कि यहाँ पे सोइंग और हार्वेस्टिंग के भी तो सीजन होते हैं, जब अपनी वो फसल लगाते हैं, और जब फसल लगाने के बाद कुछ समय यहाँ पे रुक जाता है तब ये कामों पे आते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी इनकी क्या रहती है, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, कि अपनी किसानी को देखना। तो सोइंग हार्वेस्टिंग के सीजन में अगर मान लीजिए ये जो काम चल रहा है, 125 दिन का काम चल रहा है इस योजना के तहत, उसके बीच में सोइंग या हार्वेस्टिंग आ गई तो आपके काम से तो भग जाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, काम तो अधूरा रहेगा। उसी को बोलते हैं सीजनल पॉज का कंसेप्ट। मतलब अब यहाँ पे क्या किया गया है, आपको बोला गया है
कि आपका जो भी काम है 305 दिन में कंप्लीट करना है। अब मान के चलिए आपको गारंटी वो कितने दिन की दे रहे हैं, 125। 125 दिन में तो आपको काम कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन 60 दिन का यहाँ पे सीजनल पॉज लाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जो वर्कर्स है वो आपको जो भी जहां पे भी आप काम करते हैं उन वर्कर्स को कितना यहाँ पर 60 दिन का नो वर्क पीरियड दिया जाएगा। मतलब मान के चलिए पहले दिन या दूसरे दिन या एक हफ्ते बाद, 125 दिन में से एक हफ्ते बाद 7वें दिन हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया और उन्होंने 60 दिन की छुट्टी मार ली, और 7 दिन की छुट्टी के बाद वो आते हैं तो अगेन उनको चांस रहता है कि बचे हुए जो भी है इतने दिनों में से कंप्लीट करना है। यहाँ पे बंधन नहीं है, समझ रहे हो? ये चीज होता है सीजनल पॉज। किसी भी किसान के लिए किसानी प्यारी होती है, अगर वो चीज वो नहीं करेगा तो अपना जीवन नहीं चला पाएगा। तो सीजनल पॉज नाम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नो वर्क पीरियड उसको घोषित किया गया है। वो इंश्योर करता है लेबर्स को कि अपनी किसानी के दौरान, अपनी खेती किसानी के कामकाज के दौरान आप अपने घरों का काम, अपनी खेती किसानी का काम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सीजनल पॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो फंडिंग है, पेमेंट के चेंजेस यहाँ पे क्या किए गए। अपडेट पैटर्न वीबीजी रामजी बिल, द न्यू बिल इंट्रोड्यूस इन दिसंबर, जो हाल ही में हुआ है, रिस्ट्रक्चर हुआ है स्कीम का। ये यहाँ पे बोला गया कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। जय, मैंने तो जब ही बोला था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड शेयर, मतलब बहुत सारे राज्यों का एक फिक्स यहाँ पे रेशो कर दिया गया, 40-60, 60-40 का रेशो जो है, जहां पे 60% पैसा कौन देगा भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 40% पैसा जो कि विकसित राज्य है, जीडीपी जिनका स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पे कितना पैसा देंगे, 40%, राइट। दैट इज अ कॉल्ड शेयरिंग ऑफ फंड्स, राइट, वो है। आगे बात करते हैं कि जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की, यहाँ पे पैसे, पेमेंट, फिर मटेरियल्स, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कंपोनेंट्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कंपोनेंट्स, ये सब सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी हम किसको बोलते हैं, जो राज्य जीडीपी में कम है, जिस राज्य का जीडीपी कम है, जिस राज्य को हम थोड़ा बोलते हैं कि विकासशील नहीं है, जैसे स्पेशली सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट उन राज्यों के लिए क्या बोला है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, 10% आपको स्टेट गवर्नमेंट। उसमें आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिमालयन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिसमें कि अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें, और यूनियन टेरिटरीज जिसमें लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है, जिसमें विधानसभाएं नहीं है, ठीक है, तो लेजिस्लेशन नहीं है, उसमें सारा पैसा देगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात पता चली। अब इसी को यूं तरीके से समझो जो मैंने अभी बोला कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है, लेकिन जो अगर स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनको 90% पैसा देंगे, भैया तुम 10% करो। जिनकी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेशन ही नहीं है, चलो हम 100% पैसा लेते। लेकिन जो स्टैंडर्ड स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, जो हाई प्रोड्यूसिंग जीडीपी है, जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे भारत देश में होता है ज्यादा, उसी को बोला है कि भैया मैं 60 ही रुपए दूंगा, 40 तो अपने जेब से खर्च कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है यहाँ पे पेमेंट सिस्टम, बहुत ही चेंज किया गया। क्या चेंजेस किया सर, पेमेंट सिस्टम में यू चेंज किया गया कि आपके सामने यहाँ बोला है कि पेमेंट सिस्टम को हम आधार लिंक बैंक अकाउंट, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से यहाँ पे आपके सामने करने वाले हैं। अभी तक हम यहाँ पे 80% स्कीम को कवर कर चुके हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लेकिन वीडियो कैसे लग रहे हैं उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि अगली स्कीम कौन सी कवर करना है, ये जरूर बताइए। नेक्स्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे क्वालिटी कंटेंट और भी आने वाला है। और अपना सपोर्ट इस चैनल को, इस इंस्टीट्यूशन को हमेशा दीजिए, ताकि आगे भी आपसे हम जुड़े रहे और आप हमसे जुड़े रहे। आगे बात करते हैं पेमेंट सिस्टम की। जब मैं पेमेंट सिस्टम की बात ही करता हूं तो यहाँ पे क्या किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटल गवर्नेंस, वो जो कि पहले था थोड़ा सा मॉडिफाई कर चुके हैं। मॉडिफाई क्या किया, न्यू जॉब कार्ड वाला सिस्टम लाया। देखिए न्यू जॉब कार्ड का मतलब क्या होता था भैया, अब देखिए बहुत सारे फ्रॉड चीजें हैं उससे बचना पड़ता था। मतलब करंट, मतलब जो 5 ईयर जॉब कार्ड विल बी रिप्लेस बाय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। पहले क्या था, मनरेगा के जो भी कार्ड थे 5 साल वाले, उसको रिप्लेस कर दिया गया और अभी नए कार्ड आएंगे, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड एक्ट।
उसके बाद ये जो कार्ड नए आ रहे हैं ये 3 साल के लिए ही 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा आपके लाइसेंस की जैसे। डन, ये चीज है। उसके बाद डिजिटल मॉनिटरिंग की बात करें तो अटेंडेंस होंगी आपकी इस एप्लीकेशन के द्वारा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS, MS, ठीक है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन, जहां पे जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स भी आएंगी टाइम स्टैम्प के साथ। और रिसेंट अपडेट टू ऐप इंक्लूड आई ब्लिंक, तो ठीक है, आपकी आई ब्लिंक और आपका जो है सर है, सारी चीजें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इस तरीके से होना। तो नाम रख लो याद एप्लीकेशन का। भैया ये बहुत बड़ा चेंज किया है इन्होंने। पेनल्टीज देखिए, बहुत इस स्कीम में क्या होता था, धांधली होती थी। धांधली होती थी इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे फ्रॉडनेस ज्यादा बढ़ गया था। मान के चलिए जी, मैं ठेकेदार हूँ, मेरे दोस्त है, वो काम पे आना चाहते हैं, मैं क्या बोलूंगा, भाई तुम लोग काम पे मत आओ, मुझे कुछ परसेंटेज दे दो, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। पहले जमाने में चलता था। उसके ऊपर अगर कोई पकड़ा भी गया तो उसको सिर्फ 1000 रुपए भरने पड़ते थे पेनाल्टी के तौर पे। भैया यहाँ पे आप सीधा बोला कि 10,000 आपको पे करना है, 10,000 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पेनल्टी की जब हम बात करते हैं, सो पेनल्टी में आपको याद रखना है कि पेनल्टी में इन्होंने अभी बोला है कि आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताया। तो सेम चीज, करंट 5 ईयर जो जॉब कार्ड थे वो रिप्लेस हो रहे हैं किस नाम से, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। और ये 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे, फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। डन। फिर ये मैंने आपको बताया NMMS, उसके बाद हाई पेनाल्टीज रहेंगी, पहले 1000 थी, अब कितना किया, 10,000। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जब वीडियो को मैं एंड कर ही रहा हूँ, वीडियो खत्म हो ही रही है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा पैसा अभी तक इस स्कीम के तहत देता आ रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हरियाणा 400 रुपए पर डे यहाँ पे करता है। सिक्किम करता है यहाँ पे कुछ कुछ सिर्फ स्पेसिफिक पंचायत में 389 रुपीज पर डे। गोवा 378। और कम पैसे की बात करें तो वो देता है पर डे अरुणाचल प्रदेश 241 रुपीज, नागालैंड सेम 241 रुपीज, और हिमाचल प्रदेश 247। तो ये कुछ होता है लो यहाँ पे नेशनल वेज, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा यहाँ पे बेंचमार्क सेट करने वाला राज्य बना है, जो 400 रुपए प्रति दिवस यहाँ पे पेमेंट करता है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही याद रखिए, ये स्कीम जो है आपके हिसाब से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है? क्या आपने इस वीडियो लेक्चर के द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर की है कि नहीं है? कि आपको कोई डाउट्स है, ये मुझे बताइए। ये स्कीम आपको हर एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाली है। अगर आप बैंकिंग नहीं भी कर रहे हो, आप SSC कर रहे हो, या कोई और भी चीज पढ़ रहे हो, तो प्लीज रेफर करिए, उसके लिए कंटेंट टॉप नॉच रखा गया है। आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे जरूर बताइए। और लास्ट में मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए अगली स्कीम कौन सी रहेंगी। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो आप करते ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है, उसको क्लिक कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और PDF जरूर पाइए ताकि रिवीजन हो। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डियर स्टूडेंट, बाय बाय।